हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज नंबर सेकंड। सीरीज फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं जाइए उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, आपसे कोई भी पोर्शन मिस ना हो सके। और इस चैनल पे जो भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपलोडेड है उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। उससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकरा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग सब्जेक्ट वाइज जितने भी एमसीक्यूज अपलोड हैं सारे ही एमसीक्यूज वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अपडेटिंग केस लॉज भी डाले गए हैं 2017 से लेकर 25 के अभी तक के, तो उन सब वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस हैज द सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of the Constitution 93rd Amendment introducing Article 15 Clause 5। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 93 संशोधन की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, जिससे अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा टीएमए पई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन बी है इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द वर्ड्स नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment मेड अंडर आर्टिकल 368 वेयर इंसर्टेड। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़े गए कि अनुच्छेद 13 इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए 22nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी है 44th अमेंडमेंट। जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 24th अमेंडमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। अनुच्छेद 15 का खंड 5 संविधान के किसके द्वारा जोड़ा गया, यानी संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट। इसका सही आंसर कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 क्लास 5 जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और साथ ही जो भी सूची के नीचे कोड दिए गए हैं, कोड्स का प्रयोग किया गया है, उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में हमारा कुछ मैटर दिया गया है, लिस्ट सेकेंड में हमारा क्या दिया गया है, केस लॉज दिए गए हैं। तो हम इन चारों जो भी लिस्ट में दिए गए हैं इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे एंड उसके बाद हमें कोड के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और केस लॉ है हमारा लिस्ट सेकेंड में सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड है, मैंडेमस कैन नॉट बी साउट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हु डज नॉट ऑब्जर्व अ फंडामेंटल ड्यूटी। केस लॉज है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। एंड थर्ड है हमारा रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम। केस लॉज है विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एंड लास्ट है हमारा रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू नेशनल फ्लैग। केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। इनमें चारों जो मैटर्स दिए गए उसमें से और हमें चारों केस लॉज को मिलाना है कि किसके केस लॉज में क्या मैटर है, और देन हमें कोड के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। तो इसमें जो हमारा सही है वो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है और जो नीचे कोड दिए गए उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो एक साइड हमारा लिस्ट 1 में मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है कि पावर of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest। इधर लिस्ट 2 में हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 253 एंड सेकेंड है हमारा legislation for giving effect to international agreements आर्टिकल 247। power of parliament to provide for the establishment of certain additional courts
आर्टिकल 252, पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट, आर्टिकल 249। नीचे हमारा कुछ कोड दिया गया है 4, इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड असर्शन एंड रीजन एंड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन है हमारा द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। भारत के उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन नहीं होती। रीजन कह रहा है कि ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर और फेवर। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही किसी भय या पक्षपात के बिना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। अब हमारा नीचे जो कोड दिए गए हैं उससे हम अपना आंसर चूज करेंगे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यानी कि हमारा असर्शन जो है वो सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यानी कि हमारा जो असर्शन है वो हमारा फॉल्स है, रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निम्नलिखित में क्या निर्धारित है। और ऑप्शन ए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, केवल संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। ऑप्शन सी है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। एंड ऑप्शन डी है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की सीमा। इसमें जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द item of list first with the item of list second and choose the correct answer from the code given below। तो लिस्ट 1 में हमारा केस लॉज है एंड लिस्ट सेकंड में हमारा कुछ मैटर्स दिया गया है केस लॉज का। तो फर्स्ट है हमारा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण और मैटर है हमारा डिपार्टमेंटल बायस। सेकंड है गुलपल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC, मैटर है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड थर्ड है हमारा फागू साहू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मैटर है राइट्स ऑफ इनमेट्स और प्रोटेक्टिव होम्स। एंड लास्ट है हमारा उपेंद्र बख्शी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड मैटर है राइट ऑफ इनमेट्स ऑफ प्रोटेक्टिव होम्स, विधि का शासन। तो इनमें जो हमारा नीचे कोड दिया गया है 4 उसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट फॉर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य की विशेष सूची से वनों को संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन बी है द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी है द कॉन्स्टिट्यूशन 40th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी है द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है इसे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ए के कराईपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज। ए के कराईपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ इज एम्बेडेड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विधि का शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित है। ऑप्शन बी है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग वुड बी सफिशिएंट फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, निर्णय के पश्चात सुनवाई प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए पर्याप्त होगा। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू होते हैं। एंड ऑप्शन डी है जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का एक भाग है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री को अंग्रेजी विधि शास्त्र का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी रॉस्कोबॉर्न, सी सामर, डी बेंथम। किसको कहा जाता है? ये ऑस्टिन को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित विचारधाराओं को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है हमारा जे बेंथम एंड द ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस, जैसे बेंथम और उपयोगितावादी न्याय शास्त्र की उत्पत्ति। एंड ऑप्शन बी है थॉमस हॉब्स एंड द ओरिजिन्स ऑफ द इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, थॉमस हॉब्स और कानून के अनिवार्य सिद्धांत की उत्पत्ति। एंड थर्ड है जॉन ऑस्टिन एंड लीगल पॉजिटिविज्म, जॉन ऑस्टिन और कानूनी सकारात्मकता। एंड ऑप्शन जो डी है हमारा वो है क्लासिकल ग्रीक एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, शास्त्रीय ग्रीक और प्राकृतिक कानून का विचार। लास्ट है हमारा लर्न फुलर एंड आइडिया ऑफ लीगलिज्म, लर्न फुलर और विधिवाद का विचार। और नीचे जो हमारा कोड दिया गया है उसे हमें सही आंसर चूज करना है। तो कोड देखते हैं हम कौन कौन सा कोड है हमारा, कौन सा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा हुआ है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। इसमें से जो सही उत्तर है हमारा वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेवनी। सेवनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सेवनी वॉज अगेंस्ट नेचुरल लॉ, ऑप्शन बी वॉल्जिस थ्योरी ऑफ सेवनी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ। सेवनी के संबंध में वॉल्जिस के सिद्धांत के कारण विधि का तुलनात्मक अध्ययन करना असंभव हो गया। ऑप्शन सी है सेवनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन एज ए पोटेंट सोर्सेस ऑफ लॉ। सेवनी विधान को विधि का सशक्त यानी कि प्रबल स्रोत नहीं मानते थे। ऑप्शन डी है सेवनी वॉज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। सेवनी विधि को संहिताबद्ध करने के पक्ष में थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड ऑनरशिप एज अ प्लेनिक कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। किसने परिभाषित किया कि स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है? ऑप्शन है हॉलैंड, बी सेवनी, सी ऑस्टिन, डी पोलक। किसने किया? हॉलैंड ने किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। निम्न में से कौन कब्जे के अर्जन का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए बाय टेकिंग, बी बाय डिलीवरी, ऑप्शन सी है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑप्शन डी है बाय कंसेंट। तो बाय कंसेंट जो है ऑप्शन डी ये डिलीवरी पोजीशन यानी कि मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। शुद्ध विधि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए हेनरी मैन, बी हेंस केल्सन, सी ब्लैकस्टोन, डी ऑस्टिन। तो कौन है? हेंस केल्सन है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ डिक्लेरेशन थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के महान प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन ए बेंथम, सी बी ब्लैकस्टन, सी ग्रे, डी एविडाइसी। तो कौन है? ब्लैकस्टन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ जज विच आर नॉट एसेंशियल फॉर द डिसीजन रिच्ड टर्म्ड एज। न्यायाधीश द्वारा किया गया अवलोकन जो निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक नहीं है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेसिड रेसिडेंडी, ऑप्शन बी सुपरफ्लुअस, ऑप्शन सी ऑप्टर डिक्टा एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो क्या कहा जाता है? ऑप्टर डिक्टा कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज hitherto been a movement from status to contract. The most famous generalization is given by। प्रगतिशील समाजों की दशा अब तक परिस्थिति से संविदा की ओर से रही है। यह सर्वाधिक प्रसिद्धि सामान्यीकरण निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, बी हेनरी मैन एजमैन, ऑप्शन सी है हमारा थीबो एंड ऑप्शन डी है हमारा सेवनी। तो किसके द्वारा ये चीज किया गया है? हेनरी मैन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ कंडीशन ऑफ पिनल लायबिलिटी। निम्नलिखित में से किसे दांडिक दायित्व की एक शर्त माना जाता है? ऑप्शन ए यूबिजस इबी रेमेडियम, ऑप्शन बी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ऑप्शन सी डामनम साइन इंजुरिया एंड ऑप्शन डी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उपेक्षा के अपकृत्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डोंग वर्सेस स्टीवेंसन, बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस
सुभाग बंती। ऑप्शन सी है रामेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है हमारा नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टुवर्ड्स द अदर कॉज बाय ओमिशन। उपेक्षा किसी अन्य के प्रति विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जो लोप के कारण हुआ है। सेकेंड, एक्शनेबल नेग्लिजेंस कंसिस्ट इन द नेग्लेक्ट ऑफ द यूज ऑफ ऑर्डिनरी केयर टुवर्ड्स अ पर्सन टू हुम ही ओन्स द ड्यूटी। अनियोज्य उपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति जिसके लिए आपका कर्तव्य हो के प्रति सामान्य देख रेख के प्रयोग की उपेक्षा है। थर्ड है हमारा नेग्लिजेंस इज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट इन डैमेज। उपेक्षा सावधानी बरतने के विधि कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप क्षति होती है। एंड डी है हमारा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। दीवानी और आपराधिक उपेक्षा के बीच कोई अंतर नहीं है। एंड लास्ट है द ऑफेंस ऑफ डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर आईपीसी वाज अमेंडेड इन 2013। भारतीय दंड संहिता में प्रावधानित उपेक्षा द्वारा मृत्यु को 2013 में संशोधित किया गया है। तो हमारे जो नीचे कोर्स दिए गए हैं तो ऊपर के विकल्पों के अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो विकल्प है हमारे कोर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैगजीन इज नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विधिक सुक्ति अपकृत्य से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है यूबीजेसी रेमेडियम, बी है वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, सी है रेसेप्शन लॉक्यूटर, डी है पेरिडेलिक्टो। तो कौन सा नहीं है, पेरिडेलिक्टो नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी। कबूतर खाने के सिद्धांत को स्थापित करने वाला कौन है, कौन करते हैं पिजन होल थ्योरी का। तो ऑप्शन है ब्लैकस्टन, बी विनफील्ड, सी सामन, डी रॉस्कोपॉन्ट। तो इसका किसका है, ये सामन का है, ऑप्शन सी। जैसे सामन का पिजन होल थ्योरी है वैसे विनफील्ड का क्या है, यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट of private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. This definition is given by। अपकृत्य किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है जिससे उसे क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाए जाने का अधिकार उपलब्ध होता है। यह परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन स्ट्रेट, बी अंडर हिल, सी पोलक, डी फ्रेचर। ये डेफिनेशन किसका है, ये डेफिनेशन फ्रेचर का है, ऑप्शन डी। आप टॉर्ट में फ्रेचर के डेफिनेशन याद रख सकते हो, सामंड का रख सकते हो, एंड देन आप विनफील्ड का भी रख सकते हो। इन सब का आपको डेफिनेशन याद रखना होगा, टॉर्ट्स के बारे में ये क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए है रतलाम म्युनिसिपैलिटी केस, ऑप्शन बी है हमारा भोपाल गैस लीक केस, थर्ड है हमारा ऑप्शन सी ओलियम गैस लीक केस, एंड डी है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन केस। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओलियम गैस लीक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस इन टॉर्ट केसेस। निम्नलिखित में से कौन अपकृत्य मामलों में सामान्य बचाव नहीं है, सामान्य बचाव नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा नेसेसिटी, बी एक्सीडेंट, सी प्राइवेट डिफेंस, डी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो कौन सा नहीं है हमारा यहाँ, एक्सीडेंट नहीं है, ऑप्शन बी। अब अपकृत्य मामले में यानी टॉर्ट्स में कौन कौन सा सामान्य बचाव है तो उसका यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। ये सभी जो है ये सभी हमारे क्या है, टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस हैं। फर्स्ट हमारा वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, सेकंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थर्ड है हमारा प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, और फोर्थ है हमारा इनवाइटेबल एक्सीडेंट, फिफ्थ एक्ट ऑफ गॉड, सिक्स है प्राइवेट डिफेंस, सेवन है मिस्टेक, एट नेसेसिटी, एंड नाइन हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये जो है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर ये इसी में जॉइंट टॉर्ट प्लीजर वगैरह आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुटिंग ऑफ द पोस्टर्स एंड बैनर्स ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी विजिबल टू अदर्स अमाउंट्स टू। निजी संपत्ति पर पोस्टर एवं बैनर जो दूसरों को दिखाई दे होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए प्राइवेट न्यूसेंस, बी पब्लिक न्यूसेंस, सी डिफॉर्मेशन, डी नेग्लिजेंस। तो क्या होता है, ये पब्लिक न्यूसेंस होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेड डाउन इन द रायलैंड वर्सेस फ्लेचर बाय। अब रायलैंड बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्वों का नियम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन, बी जस्टिस पी एन भगवती, सी जस्टिस ब्लैकबर्न, डी बोथ बी एंड सी, यानी पी एन भगवती एंड ब्लैकबर्न। तो किसके द्वारा ये किया गया था, तो जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए जनरल असेंबली, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एंड डी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड कोर्ट रिफ्यूज टू गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में अपना परामर्शित मत देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए है द जेनोसाइड कन्वेंशन केस, ऑप्शन बी है द लीगलिटी ऑफ द यूज बाय अ स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सशस्त्र संघर्ष में परमाणु हथियार देश द्वारा इनके प्रयोग की वैधता का मामला, ऑप्शन सी है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीस ट्रीटीज केस, ऑप्शन डी है लीगलिटी ऑफ द थ्रेड और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केस, परमाणु हथियार की धमकी अथवा इनके प्रयोग की वैधता संबंधी मामला। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल एंड principles of actions which are binding upon civilized state in their relation with one another. This definition of international law was given by। राष्ट्र की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि को ऐसी कार्यवाही के नियम और सिद्धांतों के निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक दूसरे के साथ उनके संबंधों में सभ्य राज्यों पर आबादकर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए जलब्रेली, ऑप्शन बी टोस्टेन वाइटल, ऑप्शन सी है हैगबोथ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो किसके द्वारा ये दी गई है, जे आर ब्रेली के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 2 में हमारा कुछ थ्योरीज वगैरह दिए गए हैं और उसके कुछ मैटर हमारा लिस्ट 1 में दिए गए हैं। तो पहला है हमारा रिकॉग्निशन वनली एंड एक्सक्लूसिवली बेस्टोज आर स्टेट विथ राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। केवल एकमात्र मान्यता किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। लिस्ट 2 में हमारा है डिफेक्टो रिकॉग्निशन एंड सेकेंड है हमारा इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनल रिकॉग्निशन। यह अंतिम मान्यता की दिशा में पहला कदम है। लिस्ट 2 में हमारा है डिजोरे रिकॉग्निशन एंड थर्ड है इट इज अ फाइनल रिकॉग्निशन बाय अ स्टेट। लिस्ट 2 है डिक्लेरेटरी थ्योरी एंड लास्ट है हमारा इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑफ अ स्टेट डज नॉट डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता पर निर्भर नहीं है। लिस्ट सेकेंड में हमारा है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और नीचे जो कोड दिए गए उसे हमें सही आंसर चूज करना है। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट मेंबर्स ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ स्पेशल प्रिविलेज इन द वोटिंग प्रोसीजर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन एज मच एज द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन नॉन प्रोसीजरल मैटर्स shall be made by an affirmative vote of 9 members including the concurring votes of the permanent members। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद की मतदान प्रक्रिया में इतना अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है कि गैर कार्यविधिक मामलों पर सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट जिनमें अस्थायी सदस्यों के सहमतिपूर्ण वोट शामिल है का होना आवश्यक है। तो जो एबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू डैश ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उपयुक्त जो कथन है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के डैश में पाया गया है, किस अनुच्छेद में पाया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 27 पैरा थर्ड, ऑप्शन बी आर्टिकल 27 पैरा सेकेंड एंड ऑप्शन सी आर्टिकल 26, ऑप्शन डी है आर्टिकल 28। किसमें पाया गया है ये, आर्टिकल 27 के पैरा 3 में पाया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल इफ द रीजनल अरेंजमेंट्स टेक एनी इन्फोर्समेंट एक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन चार्टर के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था में परिवर्तन कार्यवाही अपेक्षित होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 54 एंड ऑप्शन सी आर्टिकल 107, ऑप्शन डी आर्टिकल 108। तो किसमें दिया गया है ये चीज 100, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आर्टिकल 54। Next question, in which one of the following cases the Permanent Court of International Justice held? It is a generally acceptable principle of international law that in relations between powers who are contracting parties to a treaty, the provisions of the municipal law cannot prevail over the treaty। निम्नलिखित में से कौन से मामले में अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि
सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विधि का यह सिद्धांत है कि संधि के संविदाकारी पक्षकार शक्तियों के बीच संबंधों की स्थिति में नगर पालिका विधि के उपबंध संधि करने पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है ए नवलीला इंसिडेंट केस, ऑप्शन बी है ग्रेको बल्गेरियन कम्युनिटीज केस, ऑप्शन सी है पेनीवेज सेल्ड यूटिस किस के रेलवे केस, एंड ऑप्शन डी है हमारा पुलिस पोस्टल सर्विस केस। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है एंड लिस्ट 2 में हमारा यूएन चार्टर के आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लिस्ट 2 में आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर आर्टिकल 1, एंड सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूएन आर्टिकल 2, एंड थर्ड है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ यूएन आर्टिकल 12, एंड डी है हमारा लिमिट्स ऑन पावर ऑफ जनरल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट, यहाँ है आर्टिकल 4। तो किस आर्टिकल में कौन सा मैटर दिया गया है, तो इसका हम नीचे कोड के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। तो इसका सी सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंड रिलेशनशिप आर, प्रतिष्ठित डिग्री और सपिंड संबंध है किससे, ऑप्शन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑप्शन बी है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑप्शन सी है मे ओवरलैप ईच अदर, एंड डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मे ओवरलैप ईच अदर। Next question, in which of the following case the High Court held that the presence of Qazi is not necessary at the time of marriage ceremony under the Muslim law? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि विवाह के समय पर काजी की उपस्थिति मुस्लिम कानून के अधीन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए काजी मोहम्मद नजमुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस वर्सेस मलूकी, ऑप्शन सी है समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड ऑप्शन डी है बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन है, रीजन है हमारा, एसर्शन कह रहा है कि मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज डिसोल्यूबल, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हुए विवाह में सहयोजन समाप्त करने योग्य है, और रीजन है मैरिज इज सैक्रोसेंट यूनियन, विवाह एक अति पवित्र गठबंधन है। नीचे जो कोड है उसे हमें मिलाना है कि कौन सही है। पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी है हमारा बोथ ए एंड आर फॉल्स, एंड ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर अ मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी विवाह की शर्त नहीं है, ऑप्शन ए है नीदर शुड हैव अ लिविंग स्पाउस, ऑप्शन बी है इफ द ब्राइड इज बिलो 18 द कंसेंट ऑफ हर गार्जियन हैज बीन ऑब्टेन, यदि दुल्हन 18 वर्ष से कम है उसके अभिभावक की सहमति प्राप्त कर ली गई है। तो ऑप्शन सी है दे आर नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज, एंड ऑप्शन डी है नीदर शुड बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, दोनों में से किसी को भी पागलपन के आवर्ती दौरे ना पड़ते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कानून के स्रोत हैं द कुरान, इजमा, क्यास, हदीस। तो इसमें से कौन सा हमारा सही क्रम का है, सही क्रम में इसका चयन करना है, पहले कौन देन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड, एंड ऑप्शन बी है फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन सी है फर्स्ट फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसमें जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट देन सेकेंड देन फोर्थ एंड देन लास्ट में थर्ड, इस क्रम में हमारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज नॉट सोलेमनाइज्ड ऑफ ओनली फॉर द सेक्सुअल एंजॉयमेंट बिटवीन टू स्पाउस, इट इज एन एक्ट ऑफ इबादत। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह केवल दंपति द्वारा लैंगिक आनंद प्राप्ति के लिए नहीं है, यह एक इबादत का कार्य है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्सली ट्रू पार्सली फॉल्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इस्लाम लॉ मैरिज इज बोथ इबादत एंड मुआमलात, हु सेड दिस। इस्लामिक विधि में यह कथन किसका है कि विवाह एक इबादत एवं मामलात है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए आमिर अली जस्टिस, बी डॉक्टर फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी है महमूद जस्टिस। तो ये कथन किसका है, यह कथन अब्दुल रहीम का है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोहिबिटेशन लीड्स टू प्रिजम्पशन दैट द पर्सन आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि उपधारणा है कि सहवास करने वाले पति और पत्नी है। ऑप्शन ए है हमारा बाला सुब्रमण्यम वर्सेज सुरु हायन। ऑप्शन बी है हमारा सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार। ऑप्शन सी है विष्णु प्रकाश वर्सेज शीला देवी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइफ सिस्टर्स डॉटर्स सन कैन बी अडॉप्टेड। द एडॉप्शन इज पत्नी की बहन की लड़की के पुत्र को दत्तक ग्रहण किया गया। पत्नी की बहन की लड़की के पुत्र को दत्तक ग्रहण किया गया। दत्तक ग्रहण क्या होगा? ऑप्शन ए वैलिड, बी वैलिड, सी वैलिडेबल, डी नन ऑफ द एबव। तो क्या होगा ये वैलिड होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन विथ रिगार्ड to the persons who may be adopted under Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी को गोद लिए जाने के लिए एक शर्त कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है ही और सी मस्ट बी अ हिंदू। ऑप्शन बी है ही और सी मस्ट हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। ऑप्शन सी है ही और सी मस्ट कंसेंट टू एडॉप्शन एंड ऑप्शन डी है ही और सी मस्ट हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 years अनलेस देयर इज कस्टम्स। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एंड एक्ट 1955 अ पिटीशन इन अ मैट्रिमोनियल केस हैज टू बी फाइल्ड एट द प्लेस। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के अंतर्गत विवाह विषयक मुकदमा किस स्थान पर दायर किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेयर द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिसाइड्स। याचिका दायर करते समय जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता है। ऑप्शन बी है वेयर द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड्स टुगेदर। जिस स्थान पर विवाह पक्षकार सबसे आखिरी में साथ साथ रहे हो। ऑप्शन सी है इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर वेयर सी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। यदि याचिकाकर्ता पत्नी है तो याचिका दायर करने की तारीख पर जहां रहती हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव कहीं भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी के समापन की विधियों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। ऑप्शन ए इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन बी प्रिंसिपल और एजेंट्स डेथ। ऑप्शन सी है जनरल लियन एंड ऑप्शन डी है रिवोकेशन। तो कौन सा नहीं है? जनरल लियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पर्सन्स टू whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted, जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है उस पर अपनी सहमति देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या होगा? ऑप्शन ए बिकम्स एन एग्रीमेंट, बी बिकम्स एन प्रॉमिस, ऑप्शन बी बिकम्स ए प्रॉमिस, ऑप्शन सी बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी बिकम्स ए कंसिडरेशन। तो क्या होगा ये प्रॉमिस होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन ऑप्शन टू परचेज लैंड वॉज एक्सरसाइजेबल बाय नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट द मेयर पोस्टिंग ऑफ द नोटिस विच वॉज नेबर डिलीवर्ड वॉज नॉट अ वैलिड एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। जहां सूचना देकर भूमि का क्रय किया जाता हो, निम्नलिखित में से किस बात में यह व्यवस्था दी गई थी कि केवल डाक से सूचना भेजा जाना जिसका परिधान कभी नहीं हुआ हो वह विकल्प का वैध प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए है रामदास चक्रवर्ती वर्सेज कॉटन जीनिंग कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी है जेके इंटरप्राइजेस वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है हेड वर्सेज रेंज। ऑप्शन डी है हॉवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेज ह्यूज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक विथ एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ। निर्देश है कि रिक्त स्थान में विधि का सही उपबंध भरिए, पूर्ति कीजिए। इट इज डैश वेदर द इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज इम्प्लाइड। यह डैश है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहां भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं है। ऑप्शन ए इमैटेरियल तत्वहीन, ऑप्शन डी मटेरियल तात्विक, ऑप्शन सी नॉट मटेरियल तात्विक नहीं, ऑप्शन डी टू बी एसर्टेन सुनिश्चित किया जाना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मटेरियल तत्वहीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट
बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ, निम्नांकित में से किसके सिवाय अभिकर्ता अपने कृत्य के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि मालिक के प्रति। ऑप्शन ए फ्रॉड, बी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल हिमसेल्फ अंडरटेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 34 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस, एन एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस। ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ अ सीनियर ऑफिसर, ऑप्शन बी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑप्शन सी है पावर ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर एंड ऑप्शन डी है पावर कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विथ रिस्पेक्ट टू, प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है किसके प्रति है। ऑप्शन ए उसके अपने शरीर यानी हिज ओन बॉडी, ऑप्शन बी हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, ऑप्शन डी है हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो किसके प्रति है ये चीज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संपत्ति उसके अपने शरीर और संपत्ति के प्रति भी है और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के प्रति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोहन सिंह, ऑप्शन बी है सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, ऑप्शन डी है एमआर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इंस्टिगेट्स intentionally aids or engage another person to do an act it is said to be, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है, जानबूझकर सहायता करता है या शामिल करता है, उसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंस्टिगेटिंग सच अदर पर्सन, ऑप्शन बी है कंस्पायरिंग विथ दैट पर्सन, ऑप्शन सी है बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली एंड ऑप्शन डी है अवेटिंग द ऑफेंस। तो क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंस्टिगेटिंग सच अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट an act with malicious intent which would be an offense if committed by a person legally competent to commit the offense and with the same intent as A दूषित आशय से एक बालक या विकृत व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित है जो एक अपराध होगा यदि वह अपराध करने में विधि द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है और जिसका आशय ए के समान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ए का दायित्व है। ऑप्शन ए है हमारा ए किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है चाहे कार्य किया गया हो या नहीं। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस वेदर द एक्ट इज कमिटेड और नॉट। ऑप्शन बी है ए इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बिकॉज द चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वॉज नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ए दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है क्योंकि बालक या विकृत व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं था। ऑप्शन सी है A is liable only if such an offense is committed by a person capable of committing it. A केवल तभी उत्तरदायी होगा जब ऐसा अपराध करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ऑप्शन डी है Since the offense was not committed, there can be no abatement of an offense that was not committed. Therefore, A is not liable. चूंकि अपराध किया ही नहीं गया इसीलिए जो अपराध किया ही नहीं गया है उसका दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता था। ए उत्तरदायी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 70 ऑफ द बीएनएस द पनिशमेंट फॉर गैंग रेप इज। बीएनएस की धारा 70 के तहत सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मीनिंग इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना होगा। ऑप्शन बी है डेथ पेनल्टी, ऑप्शन सी है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ओनली, ऑप्शन डी है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ।
कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे ए priest beats a boy to save him from an evil spirit. The boy dies. जे एक पुजारी एक लड़के को बुरी आत्मा से बचाने के लिए पीटता है, लड़का मर जाता है। तो जो जे है वो किस चीज के लिए दोषी होगा? ऑप्शन ए है नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ऑप्शन बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमसाइड, ऑप्शन सी है ऑथराइज टू एक्ट इन गुड फेथ और फॉर डिफेंस, एंड ऑप्शन डी है गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स नोज दैट वाई सफर्स फ्रॉम अ डिजीज इन हिज हेड and also knows that a blow to Y's head may cause his death. X strikes Y on the head with a fist. Y dies. X जानता है कि Y अपने सिर में किसी बीमारी से पीड़ित है और यह भी जानता है कि यदि Y के सिर पर एक झटका दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। X उसके सिर पर मुक्का मारता है, Y मर गया, तो X किस चीज के लिए दोषी है? ऑप्शन ए गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमसाइड, ऑप्शन बी गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑप्शन सी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट, एंड ऑप्शन डी है नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ये किसके लिए दोषी है? ये मर्डर के लिए दोषी, यानी ये हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइन टेररिस्ट अटैक? बीएनएस की किस धारा में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 112, बी 114, ऑप्शन सी है 113 एंड ऑप्शन डी है 115। तो किसमें ये दिया गया है? ऑप्शन सी 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग मीन्स द यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय एन अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर देयरऑफ इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एज पर व्हाट विच सेक्शन? एज पर विच सेक्शन? बलवे का अर्थ है किसी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का उपयोग, जैसा कि किस धारा में दिया गया है ये चीज? ऑप्शन ए सेक्शन 190, ऑप्शन बी है सेक्शन 192, ऑप्शन सी है सेक्शन 191 एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 193। तो किस चीज में दिया गया है? ये सेक्शन 191 में दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shopkeeper for the protection of his money says to B who manages his business, do not sell anything to Z until he pays the outstanding amount, as I have no good opinion about his honesty. ए एक दुकानदार अपने पैसे की सुरक्षा के लिए बी से जो उसका व्यवसाय चलाता है कहता है जेड को तब तक कुछ मत बेचो जब तक कि वह तुम्हें बकाया पैसे ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी कोई अच्छी राय नहीं है। ए है किस चीज के लिए उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए है लाइबल फॉर डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस, ऑप्शन बी है हमारा लाइबल फॉर डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 351 क्लास 1 ऑफ द बीएनएस, ऑप्शन सी है लाइबल फॉर डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 351 क्लास 2 ऑफ द बीएनएस, एंड ऑप्शन डी है नॉट लाइबल फॉर डिफॉर्मेशन। तो क्या इसका उत्तरदायी क्या होगा? ये लाइबल नहीं होगा डिफॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस इट्रिया? एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस इट्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड ऑफ इज गिल्टी, कार्य तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक मन दोषी ना हो। ऑप्शन बी है द लॉ डज नॉट पनिश विदाउट एविडेंस, बिना साक्ष्य के कानून सजा नहीं देता। ऑप्शन सी है एन एक्ट इज वॉइड विदाउट इंटेंशन, बिना इरादे का कार्य शून्य होता है, एंड ऑप्शन डी है द कोर्ट डिसाइड्स द गिल्ट ऑफ द एक्ट, अदालत कार्य की दोषिता तय करती है। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर? एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस इट्रिया मीन्स ऑप्शन ए द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीगल मैगजीम मीन्स लेट द बायर बीवेयर? क्रेता को स्वयं सावधान रहना चाहिए, इस कहावत का मैगजीम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केविट इम्पटर, बी एवरेज डॉक्टर, सी वॉलेंटिन नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन डी है नेमो जुडिस इन काउजा। कौन सा लीगल मैगजीम है जिसका कि ये अर्थ है कि लेट द बायर बीवेयर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, केविट एम्पटर मीन्स लेट द बायर बीवेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिजिस इबी रेमेडियम? क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन ए वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ऑप्शन बी वेयर देयर इज लॉ देयर इज जस्टिस, ऑप्शन सी वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ पनिशमेंट, ऑप्शन डी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ ब्रीच। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्सिम अप्लाइज व्हेन अ पर्सन वॉलंटरली एक्सेप्ट अ रिस्क। वह कौन सी कहावत है मैक्सिम में जो तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करता है। ऑप्शन ए इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, ऑप्शन बी वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ऑप्शन सी डैमनम सैन इंजुरिया एंड ऑप्शन डी है ऑलरेडी अल्ट्रम पार्टम थी। तब कब लागू होती है ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मैक्सिम जो है वो करता है कि व्हेन अ पर्सन वॉलंटरी एक्सेप्ट अ रिस्क, तब कोई भी दायित्व नहीं रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड मीन्स। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ऑप्शन सी है इग्नोरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइड द एग्रीमेंट, ऑप्शन डी है इग्नोरेंस ऑफ राइट कैंसिल द रेमेडी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल डज नेमो जुडिक्स इन कॉजेस हुआ रेफर टू। नेमो जुडिक्स इन कॉजेस हुआ किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए नो वन कैन बी अ विटनेस इन देयर ओन केस, ऑप्शन बी नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस, ऑप्शन सी है नो वन कैन अपील देयर ओन डिसीजन, ऑप्शन डी है नो वन कैन इन्फोर्स देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्सिम रिलेट्स टू द प्रिंसिपल दैट डैमेज विदाउट लीगल इंजरी डज नॉट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन। वह कौन सी कहावत जिस सिद्धांत से संबंधित है कि बिना कानूनी क्षति के नुकसान से कोई मुकदमा नहीं बनता। ऑप्शन ए इंजुरिया साइन डैमनो, ऑप्शन बी डैमनम साइन इंजुरिया, ऑप्शन सी रेस इप्सा डॉक्टर एंड ऑप्शन डी है कैविट एम्प्टर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है डैमनम साइन इंजुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट इज इट यूज्ड। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का अर्थ क्या है और इसका प्रयोग किस संदर्भ में होता है। ऑप्शन ए हियर द अदर साइड नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन बी है एक्ट इन गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ऑप्शन सी है द लॉ स्पीक्स फॉर हिटसेल्फ और टॉर्ट लॉ, ऑप्शन डी है नो हार्म विदाउट रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स टर्पे कॉज ए नॉन ऑडिटर एक्टिव। ऑप्शन ए है नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम एन इमोरल कॉज, ऑप्शन बी है नो एक्शन अराइजेज विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है नो एक्शन अराइजेज विदाउट एविडेंस एंड ऑप्शन डी नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम अ वैलिड कॉज। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।